सामाजिक संदेश कैमरा सही चलाना पुराना और एक संदेश राज्य में देने के स्थापना का हम लोगों ने किया। एक्चुअली क्या हो गया था कि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे क्रांतिकारी है, जो हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारी है, उनके बारे में रिसर्च हो गया था, लेकिन अलीराजपुर के गैजेट में भारती दादा का जो नाम है, वो भारती दादा का नाम अलीराजपुर के गैजेट में रहने के बावजूद भी उनका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया। तो हम चाहते हैं जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद साहब का जो उल्लेख हुआ, वैसे ही भारती दादा का उल्लेख होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने भारती दादा का इतिहास सामने लाने के उद्देश्य से उनकी मूर्ति की स्थापना की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हमने मूर्ति का स्थापना इसलिए यहाँ पर किया कि आज भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, जिसको संवैधानिक मूल्यांकन बोलते हैं, वो कम होते चले जा रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने संविधान बनाने के लिए हमारे देश को योगदान दिया, उनको याद करना आज हमारी बड़ी आवश्यकता थी। और विशेष करके भगवान टंटा बिल का जो हम लोगों ने गाथा स्थापित की है, ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि जो स्वतंत्रता का संग्राम था, जो आदिवासियों की बुनियादी लड़ाई थी जल जमीन जंगल की, उस लड़ाई के अगुआ यानी इस लड़ाई के मेन नेतृत्वकर्ता मध्य प्रदेश और मध्य भारत के मूर्ति को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ये उनकी कर्मभूमि में थी। यहाँ पर भगवान टंटा बिल ने करीब करीब आदिवासियों को उस वक्त 1.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन आदिवासियों के हिस्से में आई। ये भगवान टंटा बिल के और आदिवासियों के हिस्से में नहीं आई। यहाँ पे जो भी रह रहे थे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी हो या एससी हो, जो भी नागरिक था, उनके पास में जो ज़मीन अलीराजपुर में आई है, ये टंटा बिल की देन है। और इसलिए उनकी गाथा को हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया। मैं सतीश पेंदा, मैं राष्ट्रीय संगठक हूँ बिरसा ब्रिगेड का, और पूरे देश में हम लोग यही काम कर रहे हैं। ये एक मूवमेंट है, एक हमारा मिशन है कि भाई पूरे समाज को उन क्रांतिकारियों से अवगत कराएं। हमारा दुख ये है कि हमारे क्रांतिकारियों को देश के इतिहास में स्थान नहीं मिला, हमारे क्रांतिकारियों को पूछा नहीं गया, उनके इतिहास को लिखा नहीं गया। आज भी एनसीईआरटी में आदिवासियों का इतिहास वैसे ही रुका हुआ है। हम चाहते हैं देश हमारे इतिहास को जाने, क्योंकि इस देश के हम मालिक हैं। हम नागरिक बाद में बने, पहले से मालिक थे। संविधान बनने के बाद हम नागरिक बने, लेकिन हम तो इस देश के मालिक हैं। हमारा उल्लेख इस देश का इतिहास में होना बहुत ज़रूरी था। और हमारा ये दावा है कि इस देश की स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, उसका 70% हिस्सा अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो आदिवासियों ने। हमारे हिस्से में क्या आया है? भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी। आज हमारी ही ज़मीन पे हमको अतिक्रमणकारी बोल रहे हैं। ये बुरहानपुर का केस देख लीजिए, आप मेलघाट का केस देख लीजिए, आप गढ़चिरौली का केस देख लीजिए। आप यहाँ पे गवर्नमेंट निजी हाथों में हमारी ज़मीन दे रही है, निजी हाथों में जंगल दे रहे हैं। यहाँ के स्थानिक लोगों को कोई रोजगार नहीं, उनको कोई गारंटी नहीं। आप प्राइवेट कामगार बन गए हो, लेकिन गवर्नमेंट निजी कंपनियों को ज़मीन दे रही है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है। उनके लिए आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर रहे हैं, जंगल दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं। यहाँ तक के तो सुने थे हमने, देश में पहला राज्य है ये, और विश्व में पहला देश है जहाँ पे अब जंगल भी निजी हाथों में देने की बात कर रहे हैं। वो जंगल है किसका? वो जंगल के वास्तविक वारसदार कौन है, उसके हकदार कौन है? उनसे छीन के आप जंगल निजी हाथों में देने की बात कर रहे हैं। ये कोई पॉलिसी समझी नहीं, इस पॉलिसी पे कोई खुल के डिस्कशन भी नहीं करता है। और ये योजना नहीं हो सकती है, षड्यंत्र है आदिवासियों को ख़त्म करने का, ऐसा हमारा आरोप है। और हम इसके खिलाफ में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसी की ये शुरुआत है कि हम बताएं कि ये ज़मीन हमको किसने दिलाया, ये जंगल किसने दिलाया, इस ज़मीन के लिए कौन लड़े हैं, यहाँ के जल जमीन जंगल की लड़ाई किसने लड़ा है, किसकी वजह से वो बचे हैं, और किसको लूटा जा रहा है और किसको दे रही है गवर्नमेंट। ये सही में उसके हकदार है क्या? अदानी जी उसके हकदार हो सकते हैं, अंबानी जी उसके हकदार हो सकते हैं क्या? देश के बाकी नागरिक भी है, वो चाहे किसी भी समाज का हो, उसकी भी तो नागरिकता है। आप निजी कंपनियों के हाथ में दे रहे हो, निजी कंपनियों के लिए सुरक्षा लाद रहे हो इसको।
और बाकी लोगों के हिस्से में क्या आया? तो आपको सिर्फ रोजगार के नाम पे क्या दे रहे हैं? तो मजदूरी दे रहे हैं। अरे मजदूरी करने तो यहाँ का अलीराजपुर का आदमी गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जा रहा है, कर्नाटका जाता है। ये मजदूरी करने की क्या बात है? ये हालत है यहाँ पर कि एक घर के बाद दूसरा घर मजदूर मिलता है। यहाँ के आदिवासियों की हालत ये है कि एक घर के बाद दूसरा घर मजदूर का मिलता है और वो मजदूर यहाँ का निस्तानिक होने के बाद दूसरे एरिया में जाके वो रोजगार यानी मजदूरी कर रहा है। काम नहीं कर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है उसको, मजदूरी कर रहा है, वो मजबूर है। ये हालत आदिवासियों की क्यों बनी है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार है? इस पर भी बात करने का हम लोगों ने नियोजन किया। आज हमारे साथ जो हो रहा है वो बाकी लोगों के साथ में हो नहीं रहा है। हमारे लोगों को गोलियां मारी जा रही है। अभी कांड हुआ एक, तब गोलियां मारी गई हमारे बच्चों को। अभी हुआ बुरहानपुर में, तब भी वो इस तरीके से कर रहे हैं। आप पालघर में देखिए, आदिवासियों को भगा भगा के मार रहे हैं। ये हर जगह चालू है। ये उसके खिलाफ एक सामाजिक आवाज़ उठाने की तैयारी है। हम बताना चाह रहे हैं हमारा समाज मरा नहीं है, जिंदा है। अगर हमारा आदमी बीजेपी में भी काम कर रहा है तो उसके खून में इतनी सच्चाई है कि वो समाज के पास आएगा। आरएसएस में भी काम कर रहा है तो वो आएगा, क्योंकि ये लड़ाई उसके समाज की आखिरी लड़ाई है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये हमारे अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है और हम ये ईमानदारी से लड़ेंगे। यही प्रेरणा स्रोत है हमारे। बाबा साहब प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि हम अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे टंटा मामा प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि हम अपनी जल जमीन जंगल की बात कर रहे हैं। हम इस देश के लड़ाई के हकदार है। हमारे दादा परदादा हमारे उसी लड़ाई के हिस्सेदार हैं। साथियों, जिस तरीके से आदिवासियों के साथ में हो रहा है, ये विश्व के किसी देश में नहीं हो रहा है जो यहाँ के भारत के आदिवासियों के साथ में हो रहा है। और हम इस लड़ाई को लड़ने की एक पार्श्वभूमि खड़ी कर रहे हैं। हम लोग इसको पार्टी से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक लड़ाई है और उसी लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं भी उसी लिए नागपुर से यहाँ आया हूँ, महाराष्ट्र से यहाँ आया हूँ। हम पूरे देश में ये नेटवर्क चला रहे हैं। हमारे अलग अलग संगठन चलते हैं। हम अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सामाजिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे और राजनीतिक लेवल पे, तीनों लेवल पे हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज आए हैं और ये हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि हम अपने समाज के बीच में आके इस बात को यहाँ पर रख रहे हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिमाइंड कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो जन्मस्थलीय आप यहाँ का अलीराजपुर बताया गया है और उनका जो शहीद हुए हैं वो शहीद स्थली के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। अगर चंद्रशेखर जी के बारे में गवर्नमेंट को पता चला तो परदादा के बारे में क्यों नहीं पता चला, ये हम सोच रहे हैं। हमको ऐसा लगा कि भाई ये इनको भी सामने लाना चाहिए और हम चंद्रशेखर आज़ाद के तो कायल हैं। हम उनसी मानसिकता के रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। हम क्रांतिकारी लोगों का आदर करते हैं। हम लोग यहाँ टंटा भील को इसलिए लाए हैं कि इस ज़मीन का ये जो मध्य भारत बचा हुआ है, जो निमार, मालवा, सह्याद्री और सतपुड़ा जो बचा हुआ है, उसकी मेन बुनियाद यानी टंटा भील है। इस देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी है वो। उनसे किसी की कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। 13 साल तक के हथियारबंद लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ना, ये भारत में किसी क्रांतिकारी के हिस्से में नहीं आई जो भगवान टंटा भील के। ये जो कौम है, पहले ये गुनाहगार कहलाती थी। हम लोग को पहले क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता था। वी पीपल वेयर क्रिमिनल ट्राइब। ये गुनाहगार जमात अगर सरकारी नौकरी में गई है तो टंटा भील की वजह से। आज इनके इससे पास में ज़मीन मिली है तो टंटा भील की वजह से। इनको पहचान मिली है टंटा भील की वजह से। तो ये हमारे भगवान भी है, हमारे मार्गदाता भी, और इस देश के क्रांति स्तंभ है। इस देश की क्रांति के पहले स्तंभ माने जाते हैं टंटा भील। 2023 में एक बार चुनाव, इस पर आदिवासी समाज का क्या भूमिका है? हमारी ऐसी स्थिति है इस देश में, हमको कड़ी पत्ता समझते हैं। आप कड़िया पत्ता जानते हो, नमक, सब्जी में नमक डालते हैं, उस तरीके से बाद में निकाल के फेंक देते हैं हम लोगों को। एक कड़िया पत्ता होता है, उसको डाल देते हैं और फिर निकाल के फेंक देते हैं। वैसे आदिवासियों की हालत। लेकिन आदिवासियों को इस लोकतांत्रिक इलेक्शन का कभी हिस्सा ही नहीं समझे। हमारे लोगों को वैसे ही बाहर कर देते हैं, हमारे नेताओं को खरीद लेते हैं, हमारे लोगों को समझा दिया जाता है, हमको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है।
लेकिन 2023 में मध्य प्रदेश में आदिवासी इलेक्शन से बाहर नहीं होगा। आदिवासी केंद्रित इलेक्शन रहेगा राज्य का। और अगर ये कोई सोच रहा है कि आदिवासियों को हम ये कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इस बार आदिवासी तय करेगा कि मध्य प्रदेश में राज किसका है। कमलनाथ की 15 महीने सरकार और बीजेपी के 18 साल की, दोनों में क्या फर्क है? आप तो ऐसा बोल रहे हो कि भाई ये दोनों में फ़र्क कर लीजिए। हम दोनों को अगर फ़र्क नहीं किया, हम अपने बारे में सोचें, हम कोई थर्ड फंड के बारे में सोचें तो बात अलग है। दोनों में आदिवासी समाज को कितना फ़ायदा मिला दोनों सरकारों में? तो दोनों सरकारों में उतना फ़ायदा नहीं। कमलनाथ जी की सरकार में उन्होंने भले घोषणाएं की आदिवासियों के फेवर में, इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? और इतने दिन इनको दे दिए हमने शिवराज यादव मामा जी को, तो उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने 10 साल में हमारे साथ यही किया है कि हमारी ज़मीनों को निजी हाथों में दे दी। 10 साल में यही किया है कि हमारे जो लड़के थे यहाँ से बेचारे करीब 2.5 लाख लड़के दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, मजदूरी के काम कर रहे हैं। ये रिजल्ट है। और हमने क्या दिया इनको, हम बताते हैं। हमने इनको ज़मीन दी है जिसके भरोसे इन्होंने लैंड बैंक बना। हमने इनको मजदूर दिए जिसके भरोसे देश का सबसे बड़ा ये श्रमिकों का केंद्र कहलाता है। हमने इनको क्या दिया? हमारी ज़मीन दी है, जंगल दिए, इनको पानी दिया। आज 10 एकड़ जिस आदिवासी के पास ज़मीन है वो मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में क्यों जा रहा है? इसके बारे में कोई बात ही नहीं। उसकी ज़मीन के पास से पानी का जो सोर्स है परमानेंट, वो ख़त्म कर दिया गया। वो अदानी अंबानी को दे दिया, अपने पावर प्लांट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ज़मीन, बाकी जगह ज़मीन कर रहे हैं। वो एक ही सीजन करता है ऊपर वाले के भरोसे, दूसरे सीजन का उसके पास कोई प्रोविज़न नहीं है। और जहाँ तक के पॉलिटिक्स की बात है, कांग्रेस का आदिवासियों ने बहुत साथ दी, लेकिन अब सोचना पड़ रहा है हमको कि कांग्रेस हमारा कितना साथी है। अब रिव्यू कर रहे हैं। बीजेपी तो आदिवासियों को वनवासी बोल रही है, इस देश के मालक को आप वनवासी बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। किसको बोल रहे हो आप? जो ओनर ऑफ कंट्री है उसके अस्तित्व को आप नकार रहे हो। वो तो यहाँ तक के बोल रहे हैं कुछ लोग कि भैया भारत में आदिवासी ही नहीं रहते, ये देश आदिवासियों का है, इसके मालिक है, और आप बोल दे रहे हो कि भारत में आदिवासी नहीं रह रहे हो। इसका मतलब आप आदिवासी मुक्त भारत बनाने की तरफ जा रहे हो। ये इस कम्युनिटी के लोगों को, आम आदमी को तो नहीं समझ रहा है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को अब समझने लग गया कि उनके अस्तित्व को ही खतरा पहुंच गया। ये भील वंश के लोगों के अस्तित्व को ही खतरा पहुंच गया है, क्योंकि अब बोला जा रहा है कि ये आदिवासी नहीं, ये आदिवासी नहीं रहते यहाँ पर। यानी हमारी जो इंटरनेशनल आइडेंटिटी है, जो नेशनल आइडेंटिटी है, उसी को चैलेंज कर दिया गया है। अरे हम आदिवासी है करके बदन पे कपड़े हैं, हम आदिवासी है करके ज़मीन है हमारे पास, हम आदिवासी करके खा रहे हैं, आदिवासी है करके संविधान में हमारे लिए स्थान है। जिस दिन आदिवासियत छीन लेंगे आप हमारी, अब तो कुछ नहीं रहेगा। यही चीज़ का हमको खतरा, डर लग रहा है कि हमको हमारी पहचान से अलग क्यों कर रहे हो आप। हमारे जो वास्तविक अधिकार है, जो हमारे पारंपरिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार हो, उससे वंचित क्यों कर रहे हो आदिवासी? ये हमारी बेसिक सवाल है। और हम इस बार बहुत ईमानदारी से सोच रहे हैं, हम कोई समाज को लेके नहीं सोच रहे इस बार। हमारे साथ तो ब्राह्मण भाई भी खड़े रहेगा इस बार। आदिवासी केंद्रित राजनीति होनी चाहिए राज्य की। जो सबसे ज़्यादा आखिरी आदमी है और सबसे पहला आदमी, इसका कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का कोई भी समाज का आदमी सुखी नहीं। कोई भी आदमी, किसको आपने रोजगार दिया है? बैंकिंग में सबसे ज़्यादा लोन किसको मिले हैं? थोड़ा सा आप देख लीजिए। बैंक के लिए आपने स्वयं रोजगार के लोन दिए, किसके खाते में सबसे ज़्यादा लोन आया? किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है? यहाँ का स्थानिक आदमी माइग्रेट हो रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है, बाहर का आदमी यहाँ के बस रहा है। ये कैसी, ये तो समझा ही नहीं है गवर्नमेंट को। यहाँ पे 27 लाख लोग बाहर से आए हैं और यहाँ के 32 लाख लोग दूसरे राज्यों में चले गए, ऐसा हो गया है। ये बड़ी बात है। यहाँ के स्थानिक लोगों के हिस्से में क्या आया? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला क्षेत्र बन गया मध्य प्रदेश। सड़कें डेवलप होने से क्षेत्र का डेवलपमेंट और व्यक्ति का डेवलपमेंट, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्षेत्र केंद्रित विकास जो आपने तय किया वो आप कर रहे हो, क्योंकि उसमें ठेकेदारों का, नेताओं का और बाकी बड़े बड़े लोगों का फ़ायदा है। लेकिन व्यक्ति केंद्रित राजनीति में क्या फ़ायदा है? व्यक्ति केंद्रित यानी व्यक्ति का विकास, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। उसको कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। जिसके अलीराजपुर के जंगलों से जो सड़क जा रही है, उसमें क्या आदिवासी की कार चलेंगी क्या? जिसको कार की आवाज़ नहीं मालूम, उसको कार का नाम नहीं मालूम, उसकी तो बैल मंडी चल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जिस स्थिति
स्थिति से आदिवासी गुजर रहा है। ऐसी स्थिति भारत में किसी समूह की नहीं है जो आदिवासियों की, नामशेष होने की कगार में है ये कौम। इसलिए हमको मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। आज़ाद होने के 75 साल बाद बोल रहे हैं हम कि बाबा टंटा भील का भी नाम लो, ये स्वतंत्र सेनानी है। देश को नहीं समझता क्या? पार्लियामेंट के सामने पुतला होना था उस व्यक्ति का जिसने राष्ट्र की संकल्पना को जन्म दिया। लेकिन हमारे महापुरुषों को तुमने उसको डकैत बोले, उनको ये बोला गया है, चोर बोला गया है, डकैत बोला गया है, डाकू बोला गया है, इस टाइप से अलंकृत किए हैं टंटा भील को। लेकिन हम ओपनली बोलते हैं कि कोई डिबेट करे, देश के जितने हिस्टोरियन हैं, जितने इतिहासकार हैं, डिबेट करें, हम साबित करके बताएंगे कि उनका स्तर क्या है, उनकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए देश में, उनकी वजह से उनके स्ट्रगल से मध्य प्रदेश कैसा खड़ा हो गया। आज टंटा भील का आंदोलन नहीं होता तो मध्य प्रदेश नहीं होता, ये सच्चाई है। और उनका स्थान क्या है यहाँ पर, ये बहुत दुखद बात है कि यहाँ की गैजेट्स में तक उनके उल्लेख नहीं है। टंटा भील कहाँ मरा, कहाँ गाड़े, इसका भी कोई इतिहास नहीं है। गवर्नमेंट बता नहीं पा रही है कि टंटा भील को गाड़े कहाँ। अगर गाड़े हैं तो उनकी मजार होनी चाहिए। हमारे क्रांतिकारियों को मार के फेंका गया, किसी को जला दिया गया, किसी को उड़ा दिया गया, यानी हमारे लोग मरे कहाँ हैं ये भी हमको मालूम नहीं है। और कुछ भी गलत इतिहास, कुछ भी कोई कुछ बोल दे रहा है वो सुन लिया जा रहा है, यानी हमको इतना निगलेक्ट किया गया आदिवासियों को। भाई ये मध्य प्रदेश आदिवासियों का देश है, यहाँ 34% आदिवासी और ये बता रहे 22%। इसका हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं कि हमारी जनसंख्या को कम करने का तरीका कैसे ढूंढे आपने, ये कौन सा सर्वे है। हम साबित करेंगे कि 34% आदिवासी है और 22 बोल रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी चेंज कर रहे कि तुम माइनॉरिटी में आ गए हो, आप अल्पसंख्यक हो गए हो। जिस मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 62% थी वो 24% कैसे हुआ, इसका दुख कोई नहीं मना रहा। लेकिन बड़ी खुशी और हंसते हंसते बोलते कि 22% आदिवासी, यानी आदिवासी मुक्त मध्य प्रदेश कर रहे हो आप। मध्य प्रदेश से आदिवासियों को भगा रहे, बाकी लोग आ रहे हैं। हमारी ही जमीन, हमारा ही जंगल, हमारा ही सब कुछ, हम ही से खत्म, हम ही को खत्म करने की रणनीति अडॉप्ट की है। ये एक नहीं बर्दाश्त करने वाली, अभी नई जनरेशन को तो समझ रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ संगठन है जो थोड़े बिकाऊ प्रवृत्ति के हैं, हम उनको ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी समझाएंगे हम कि भाई समाज के नाम पे एक आओ। इस बार कोई आदिवासियों की लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ेगी, समाज लड़ेगा। हमारा सामाजिक पार्टिसिपेशन होगा, हमारा सामाजिक हस्तक्षेप होगा और जो भी निर्णय होगा वो सामाजिक निर्णय होगा। उस तरफ हम लोग जा रहे हैं क्योंकि यही हमारे बस में है। हमारे पास साधन नहीं है, हमारे लोग बहुत गरीब हैं, तो कम से कम हम दिमाग से गरीब ना रहे, इस तरफ हम लोग जा रहे हैं। और हम सभी लोगों से मदद मांगेंगे, सभी धर्म जाति के लोगों से मदद मांगेंगे। जिनमें मानवता रहेगी वो हमारे साथ में रहें। हम उन लोगों को हमारी लड़ाई का हिस्सा बनाएं। इसी तरफ जा रहे हैं और हम जो भी पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे, लेकिन ये पक्का है कि आदिवासी जिधर पॉलिटिकल डिसीजन लेगा सत्ता उसी तरफ जाएगी। धन्यवाद। आपका नाम और सतीश पेन्ना, मैं राष्ट्रीय संगठन हूँ बिरसा ब्रिगेड का, और हमारे बाकी सब संगठन चलते हैं वो उन लोगों को भी हम लोग ये करते हैं। हम लोगों का काम ही है हमारे महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार करना।